नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने आतंकियों की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बल ने पुलवामा में एक कार में छिपा कर रखे गए आईईडी का पता लगाकर उसे डिफ्यूज किया। कार में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक रखा था कि उसे डिफ्यूज करने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। धमाके की वजह से आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक कार बम के जरिए हमले की साजिश के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक आतंकियों की साजिश फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले जैसी साजिश को अंजाम देने की थी, लेकिन सुरक्षा बल की सतर्कता की वजह से ये हमला नाकाम हो गया। जानकारी के मुताबिक कल रात सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर आयागुंड इलाके में नाकेबंदी करने के साथ ही गश्त तेज कर दी थी। इस दौरान सुरक्षा बल ने हाईवे से गुजर रही सफेद रंग की एक कार को रोका, लेकिन कार में सवार आतंकी गोलियां चलाते हुए वहां से भागने लगे। जवानों ने कार का पीछा किया तो आतंकी कुछ दूरी पर गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकले। जब जवानों ने कार की जांच की तो पाया कि अंदर नीले रंग के एक ड्रम में बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि कार के जरिए आत्मघाती हमले की साजिश थी। आईजी विजय कुमार के मुताबिक कार में करीब 45 किलो विस्फोटक रखा हुआ था। बताया गया कि जिस कार में विस्फोटक रखा हुआ था उस कार पर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगी हुई थी। रात भर सुरक्षा बल ने कार को अपनी निगरानी में रखा और सुबह होते ही उसमें रखे बम को एक धमाका करके नाकाम कर दिया। कार में विस्फोटक मिलने की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीडी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूँ कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है। और जो फौजी भाई है पुलवामा में, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। तो क्या लगता है कि ये जैसे पुलवामा में वो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के, उसी तरह से ये अटैक भी होने वाला था? बिल्कुल, ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। और क्या एनआईए अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला है? बिल्कुल, हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है। लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा।
तो ये एक बड़ी कामयाबी है। इस बीच कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मजदूरों और लोगों की समस्याओं पर कांग्रेस ने अपने स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। कांग्रेस के मुताबिक वो जरूरतमंद और परेशान लोगों की आवाज उठाएगी। सोनिया गांधी ने गरीब परिवारों के लिए हर महीने 7,500 रुपए देने की मांग की है। सोनिया ने केंद्र सरकार से मनरेगा में 200 दिन के लिए रोजगार देने की मांग की। केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और ज़रूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपये फौरन दें। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें, जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतज़ाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतज़ाम भी करें। इधर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने की खबरों से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने राम मंदिर के निर्माण पर बेतुका बयान दिया, जिस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि एक ओर जब दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, आरएसएस बीजेपी मिलकर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं, जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने पलटवार किया और राम मंदिर पर पाकिस्तान सरकार के बयान को उसकी सीमा में घुसकर भारतीय सेना की कार्रवाई की बौखलाहट बता दिया। स्वयं के देश में जो जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई समाज के ऊपर, वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर भीषण स्टेट स्पॉन्सर्ड अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ के बहू बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं, उनके मंदिर गुरुद्वारों को नष्ट कर रहे हैं, उस देश को भारत के सुखी अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इधर खबर यह है कि तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट की तीसरी किस्त दाखिल करेगी। जानकारी ये है कि दिल्ली पुलिस आज तबलीग से जुड़े 3 अलग अलग देशों के 536 नागरिकों पर 12 नई चार्जशीट दाखिल करेगी। दिल्ली पुलिस अब तक तबलीग से जुड़े 35 देशों के 910 नागरिकों पर कुल 47 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर, जहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां से धुएं का गुबार उठने लगा। आग की तेज लपटों ने वहां की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश उन्होंने की। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन करीब 5 घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई। बरेली उत्तर प्रदेश, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक शॉपिंग मॉल की, जहां पर भीषण आग लग गई और इस मॉल के आसपास, इन दुकानों के आसपास से जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही तेज़ी से आग फैलती हुई नजर आई और आग की लपटें इस कदर ऊंची ऊंची उठ रही थी, उसका धुआं पूरे आसमान को अपने आगोश में लेता हुआ नजर आया। ये ऊंची ऊंची लपटें काफ़ी देर तक उठती रहीं। लगातार दमकल विभाग के कर्मचारी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इन हालात को रोका जाए, लेकिन ये आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आग लगने की वजह का खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन करीब 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन उसके बाद नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। इसका ऊपरी जो हिस्सा था वो पूरी तरह से, उसके आसपास की जो दुकानें हैं वो जल गई हैं और एक बड़ा नुकसान हुआ है। अभी नुकसान का भी ठीक आकलन नहीं हुआ है। लॉकडाउन में राहत के बाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर फिर लंबा जाम देखने को मिला। यहां पुलिस लोगों का पास चेक करने के बाद ही गाड़ी को आगे जाने दे रही है।
इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर आज भी सील है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और किस तरीके से एक गाड़ी के पास यहाँ पर पास नहीं है वो अंदर गाजियाबाद में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं उससे कह रहे हैं कि वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास पास नहीं है। लिहाजा उनकी गाड़ी को आप देख रहे हैं किस तरीके से गार्ड करके साइड में लगवाया जा रहा है यहाँ पर। और यूपी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर देखिए किस कदर यहाँ पर मौजूद है, लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कहाँ जाना है? स्कूल में जाना है। नाम बता दो। लेटर दिखा दीजिए। मैडम कहाँ जाना है आपको? सर स्कूल में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, स्कूल में ड्यूटी लगी हुई है और ये इनका लेटर है। ये आपका लेटर है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस तरह से जा सकती हैं? वो बताइए, ये स्कूल के काम से जा रही है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर अभी भी सील है। सील इसलिए है क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन का यह मानना है कि जो लोग दिल्ली गाजियाबाद रोजाना आवागमन करते हैं उनकी वजह से जो है जो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। लॉकडाउन के बीच मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की सरकार की सारी कोशिशों के बीच दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर एक बार फिर एक परिवार अपने बच्चे के साथ दिखाई दिया जो पैदल अपने गांव लौटने के लिए मजबूर है। इनका आरोप है कि इन्होंने हर तरफ से कोशिश की लेकिन सरकार की कोई सुविधा इन्हें नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पैदल ही अपने गाँव लौटने का फैसला किया। मैं मौजूद हूं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर और मेरे साथ यहां पर एक पूरा परिवार यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि 3 यहां पर बच्चे हैं और एक दंपत्ति यहां पर मौजूद हैं। इस दंपत्ति का कहना है कि ये जहां नौकरी कर रहे थे वो कंपनी फिलहाल बंद है लॉकडाउन में और इस वजह से ये अपने गाँव जाना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। अशोक कुमार। अशोक, ये बताओ सबसे पहले तो अपना मास्क पहन लो पूरा। हाँ, ये बताओ कहाँ जाना चाहते हो? शाहजहांपुर जाना चाहते हो। मुझे ये बताइए कि कैसे जाओगे आप? साहब क्या करें, कोई वाहन मिल नहीं रहा है, पैसे भी नहीं है तो पैदल ही जाना होगा। बगैर पैसे तो बैठा लेगा नहीं कोई। लेकिन श्रमिक ट्रेन चल रहा है, स्पेशल ट्रेन, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाए? सर करवाया और फोन पर कहा था कि मैसेज आएगा, कुछ नहीं आया। वो पैदल ही निकल गए अपने गांव उत्तर प्रदेश के रायबरेली जाने के लिए। सुखदेव अपने पूरे परिवार के साथ निकले हैं, इनका बेटा है और ये इनके पास इतना लगेज है यहाँ पर, ये निकल गए रायबरेली जाने के लिए। सुखदेव, ये बताओ क्यों रायबरेली जाना चाहते हो? सर यहाँ कारोबार है नहीं है, कौन बैठा के कब तक तनख्वाह देगा। पाकिस्तान से देश में घुसे टिड्डी दल ने राजस्थान में आतंक मचा दिया है। एक टिड्डी दल का न्यूज़ 18 की टीम ने पीछा किया जो उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। ये टिड्डियों का ढेर जो यहाँ पर नजर आ रहा है ये सरकारी कोशिशों का नतीजा है जो इस टिड्डी दल को रोकने के लिए की जा रही है। राजस्थान में इस वक्त कई सारे टिड्डी दल हैं जो लगातार उड़ान भर रहे हैं और किसानों को, उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तमाम जो आप देख रहे हैं कोशिश, ये टिड्डी जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं हज़ारों लाखों की तादाद में शायद यहाँ टिड्डियाँ मरी हुई या मरने वाली हैं, वो उस कोशिश का नतीजा है जो सरकार ने रात को जब इनका हॉल्ट होता है यहाँ पर टिड्डियों का, उस वक्त में सरकार ऑपरेशन करती है। और किस तरीके का ऑपरेशन होता है, हमारे साथ कृषि विभाग से मौजूद हैं शर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ। शर्मा जी, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी टिड्डियाँ हैं, या तो मरने वाली हैं या मर चुकी हैं बहुत सारी। ये कैसे आप लोगों ने किया और कैसे रोकथाम की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भी हज़ारों लाखों टिड्डियाँ उड़ रही हैं आसमान में? ये एक्चुअल में टिड्डी दल जो होता है वो समूह में चलता है और ये जो टिड्डी दल है ये जयपुर ज़िले की सीमा से दौसा में आया था कल रात्रि को। रात्रि में ये एक जगह पड़ाव देता है, तो ये गांव है गुमानपुरा, मीणा ढानी है ये, इसमें इन्होंने पड़ाव दिया था। हमें जानकारी लगी तो हम हमारे सारे स्टाफ और जो भी पावर स्पेयर वगैरह थे, दवा थी, सबको साथ लेके आए और हमने करीब 1 बजे के से इस ऑपरेशन को चालू किया। 1 बजे से लेके और 6 बजे के दरमियान हमने करीब यहाँ पर 6 या 7 स्प्रेस थे हमारे पास, उनसे लगातार दवाओं का छिड़काव कराया, जिसमें हमारे सारे जो कार्मिक थे, कृषि प्रेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, वो भी यहाँ देखभाल कर रहे थे। तो इसको रोकने का क्या यही तरीका है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पर इस तरीके से स्प्रे करके इनकी संख्या कम की जाए? ये इसका एक्चुअल में रोकने का तरीका तो सिर्फ जहाँ ये ठहरता है ना रात्रि में, वहीं पे इनका कंट्रोल किया जाता है। जो केमिकल स्प्रे से तो वहीं पे किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ ये एक जगह बैठेगा वहीं पे आपको स्प्रे से इसके नतीजे आएंगे, ये मरेगा। ज़रा हमको ये भी बताइए कि ये
जिस तरीके की तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है कि इतने सारे मरने के बाद भी हज़ारों लाखों टिड्डियाँ हम आसमान में उड़ते हुए भी देख रहे हैं। ज़रा हमको ये भी बताइए कि क्या ये प्रजनन भी इनका साथ साथ होता रहता है, इनकी तादाद भी क्या साथ साथ बढ़ती रहती है, उसके बारे में कुछ बताइए। इनमें जो वर्तमान में हम देख रहे हैं ये गुलाबी रंग की टिड्डियाँ हैं और ये इनको हम यंग टिड्डियाँ कहते हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इस बार ये भी आशंका जताई जा रही थी कि ये टिड्डी दल कोई ना कोई, क्योंकि इतने सारे टिड्डी दल एक्टिव हैं राजस्थान में, कोई ना कोई दिल्ली की तरफ भी जा सकता है। क्या हवाओं के रुख पर ये निर्भर करती है ये बात कि किधर ये मूव करेगा? अभी वर्तमान में तो हवा हमारे जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही बह रही थी, तो वो सारी टिड्डियां जो ये हनुमानगढ़ और इधर गंगानगर से आई वो दौसा जिले के अंदर आई, फिर करौली गई। लेकिन आज से कुछ रुख में परिवर्तन है। तो कल भी ऐसी संभावना बन गई थी कि ये अपने आंधी से लेकर जयपुर जिले से और अलवर की सीमा में घुस गया था। तो आज इधर की तरफ की हवा चल रही है, संभावना है घंटे 2 घंटे में पता लग जाएगा। और इधर राजस्थान के श्री गंगानगर में भी पहुंच गया है टिड्डियों का दल और टिड्डियों ने कई गांवों में खेतों पर हमला कर दिया है, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया। टिड्डियों ने कपास और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया है, जबकि किसान शोर मचाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटे हैं। तो ये टिड्डी दल लगातार जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है, लेकिन लगातार उपाय भी किए जा रहे हैं, वो उपाय ताकि इनके हमले को, इनकी जो प्रक्रिया है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसको रोका जा सके। राजस्थान के श्री गंगानगर की तस्वीरें हैं जहां पर ये दल पहुंचा टिड्डियों का, और टिड्डियों ने कई गांवों में खेतों पर हमला किया है, जिससे किसान परेशान हो गए। किसानों ने वहां पर जो खड़ी गन्ना और कपास की फसलें हैं उन्हें नुकसान होते हुए देखा, और इस दौरान उन्होंने काफ़ी शोर मचाया कि उन्हें ऐसा लगता है कि शोर मचाने से शायद टिड्डियों का ये दल भाग जाए, लेकिन इस बीच उन्होंने गन्ने और कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की है, जो भोपाल में ज़रूरतमंद लोगों को राशन बांटने पहुंचे थे। वहां कई लोगों के साथ दिग्विजय सिंह ने राशन बांटना शुरू किया था। वहां भारी भीड़ जुट गई, लोगों में राशन लेने की होड़ लग गई। भीड़ में महिलाएं बड़ी संख्या में दिखी, लेकिन इतनी भीड़ जुटने के बाद भी दिग्विजय सिंह ने राशन बांटना जारी रखा और भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए समझाने की जरा भी कोशिश करते हुए दिग्विजय सिंह नजर नहीं आए।